हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 4 चल रहा बच्चों, गतिमान, आवेश और चुंबकत्व, जिसमें आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं, परिनालिका के बारे में। और ये क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और बच्चों आप सबको बता दूं कि ये जो परिनालिका है वो एम्पियर के परिपथी नियम के आधार पर इसका थ्योरम हम निकालेंगे। यानी परिनालिका के अंदर किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की जो गणना करेंगे बच्चों, वो हम एम्पियर के परिपथी नियम के आधार पर लगाएंगे। एम्पियर का जो परिपथी नियम होता है वो किसी बंद लूप के लिए होता है। यानी आपने पढ़ा है कि मान लीजिए हमारे पास एक बंद लूप है, उसमें जितना भी चुंबकीय क्षेत्र होगा उसका रेखीय समाकलन उसमें प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। इसका हमको प्रयोग करना है। तो अभी से हम बता रहे हैं कि जो परिनालिका होता है बच्चों, एम्पियर के परिपथी नियम से इसका हम थ्योरम निकालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परिनालिका होता कैसे है। हमारे पास एक लंबी कुंडली होती है जो कि विद्युत रोधी जैसे चीनी या एस्बेस्टॉस आदि में तांबे के विद्युतरुद्ध तार के फेरे को लपेटकर बनाई जाती है। जैसे मैं कहता हूं एक हमारे पास एक लंबी बेलनाकार कुंडली है, इसमें हम तांबे के तार को लपेट दें, वृत्ताकार लपेट दें बच्चों, तो आपका हो जाता है परिनालिका। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। हमारे पास एक विद्युत रोधी पदार्थ जैसे चीनी मिट्टी ही ले लो, एस्बेस्टॉस ले लो, इसके चारों ओर विद्युतरुद्ध तांबे के तार को पास पास लपेट देते हैं। विद्युतरुद्ध किसे कहा जाता है? जैसे मान लीजिए ये आपके पास चार्जर का वायर है, ये विद्युतरुद्ध तार है, इसके अंदर बच्चों तांबे का तार या कॉपर का तार जो भी अंदर है, लेकिन इसके ऊपर कुचालक पदार्थ लगा हुआ है, इसलिए इसे विद्युतरुद्ध तार कहते हैं। अब इसी तार को हम क्या करेंगे, जैसे एक हमारे पास विद्युतरोधी पदार्थ है, इसमें बार बार फेरे के रूप में हम ऐसे लटका देंगे तो ये आपका परिनालिका बन जाता है। एक हमारे पास विद्युतरोधी पदार्थ हो और जिसमें हम क्या करेंगे, विद्युतरुद्ध तार के फेरे पास पास एकदम अत्यंत पास पास लपेट देंगे तो हमारा एक परिनालिका बन जाता है। जैसा कि आपको दिख रहा है, इसमें ये फेरे हैं बच्चों, जितने फेरे नजर आ रहे हैं, मान लीजिए इसमें धारा आई प्रवाहित कर रहे हैं। और जैसे ही किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है। ये सबको पता है, ये ऑरस्टेड साहब ने बता दिया था कि हमारे पास एक चालक तार है, उसमें यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है। ऐसे ही ये हमारे पास एक परिनालिका हो गई। इसमें मतलब कहने का तात्पर्य विद्युत रोधी पदार्थ है और विद्युत रोधी पदार्थ के चारों ओर क्या किया हमने, एकदम विद्युतरुद्ध तार के फेरे को लपेटा, मतलब विद्युतरुद्ध तार को हमने लपेटा है, पास पास अत्यंत पास पास फेरे हैं, तो ये हमारा बन गया है परिनालिका। अब मान के चलते हैं कि परिनालिका की लंबाई कितनी है बच्चों, L है, और प्रति एकांक लंबाई पर, मान लीजिए एकांक लंबाई का मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक, इकाई भाग, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर एकांक की बात करता हूँ तो इस पर प्रति एकांक लंबाई पे फेरों की संख्या स्मॉल n है। ये तो हम मान कर चलेंगे ना भाई, एक फेरे के कारण हो सकता है, n फेरे के कारण हो सकता है। ये चीज आपको क्लियर रखना होगा कि मान लीजिए फेरों की संख्या मान लीजिए n है एकांक लंबाई में, तो टोटल कितने फेरे होंगे, तो फिर n का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसलिए ये जानना जरूरी है। फिलहाल अभी क्लियर हुआ परिनालिका क्या है, क्योंकि अब आगे हम बात करेंगे थ्योरम की। भाई हम यहां पर लगाएंगे एम्पियर का परिपथी नियम। तो सिंपल है बच्चों, आपको एक यहां पर लूप की कल्पना करनी पड़ेगी। हम एक बंद लूप की कल्पना करेंगे। जैसे हमारे पास एक परिनालिका हो गया ना, ये परिनालिका है, इसके अंदर किसी भी बिंदु पर मैं कहता हूं यहीं पे हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। फिर यहां पर एक लूप की कल्पना कर लेंगे। जब लूप की कल्पना कर लेंगे तो फिर देखेंगे कि किस तरीके से उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र आता है। और हम आप सबको बता दें बच्चों कि जो एम्पियर का परिपथी नियम है वो क्या कहता है कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उसमें प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। तो सबसे पहले हम किसी भी बिंदु पर एक बंद लूप की कल्पना करेंगे और उस बंद लूप पर कितना चुंबकीय क्षेत्र है उसकी कल्पना करेंगे, यानी उसकी गणना करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम अलग से मैंने बनाया है कि माना किसी परिनालिका के प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है और इसमें बहने वाली धारा I है। यानी इस परिनालिका में क्या बहता बच्चों, धारा बहता I, जिसके कारण एक चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है। तो मैं मान के चलता हूं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस प्रकार से, यह चुंबकीय क्षेत्र रेखा है मान लीजिए, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, मैं इधर n ध्रुव ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बच्चों ये चुंबकीय क्षेत्र आपको तो नजर आ रहा है, लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं कि ये बाहर
ये हमारे मान लीजिए ये हमारा एक क्या है, पूरा पूरा परिनालिका, इसमें चुंबकीय क्षेत्र है। तो परिनालिका के बाहर यदि बात करें तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा। परिनालिका के बाहर की यदि बात करेंगे बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा, ये आप नोट कर लेना। अब इसी के अंदर हमें एक बंद लूप की कल्पना करनी है। बंद लूप क्यों कल्पना करनी है? क्योंकि भाई एम्पियर का परिपथी नियम एक बंद लूप के लिए ही होता है। तो हमें एक बंद लूप की कल्पना करते हैं यहाँ पर। तो एक बंद लूप कुछ इस प्रकार से लेते हैं बच्चों, ये हमने ले लिया एक बंद लूप, ठीक है, एक बंद लूप ले लिया हमने, यहाँ पे ले लिया ए बी सी डी। अब ये आयताकार बंद लूप है जिसमें हमारे पास 4 भुजा है। ए बी जो है बच्चों आप देख सकते हैं इसके समांतर है, यानी विद्युत क्षेत्र रेखा के समांतर है। तो विद्युत क्षेत्र के बीच इनका कोण 0 डिग्री होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर बात करता हूं सी डी की। यहाँ पे जो सी डी है, ये सी डी बाहर है, तो बाहर पर चुंबकीय क्षेत्र है ही नहीं है, शून्य हो जाएगा, ठीक। दूसरा कंडीशन यहाँ पर देखो AD और BC ये दोनों चुंबकीय क्षेत्र रेखा के लंबवत हैं। तो यहाँ पर इनके बीच जो कोण बनेगा चुंबकीय क्षेत्र, और यहाँ पर बच्चों ये जो आपका भुजा BC है और AD है, इनके बीच जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री कोण बनेगा। लेकिन ये जो समांतर है भुजा, इसको हम विद्युत क्षेत्र रेखा के बीच का कोण बोले तो ये आपका 0 डिग्री बनेगा, ठीक, ध्यान रखिएगा। अभी इसमें बता रहा हूं, नहीं सब यूज होगा, फिर आप कहोगे सर मुझे समझ में नहीं आया क्या कह दिए आप लोग, ठीक है। परिनालिका के अंदर किसी भी बिंदु, मैं कहता हूं यहाँ पे एक बिंदु है, ये बिंदु P है, इस पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो यहाँ पर एक बंद लूप की कल्पना कर लेते हैं जो एम्पियर लूप कहलाएगा, ABCD। अब इसमें बच्चों आपको दिखेगा कि 4 भुजा है, AB BC CD और आपका AD। तो जो आपका AB है और CD है ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। तो कोण यदि हम बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र के साथ 0 डिग्री कोण बनाएगा। लेकिन बच्चों जब वहीं पे हम बात करते हैं AD और BC, ये जो है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, तो ये 90 डिग्री कोण बनाएगा। तो हम एक क्या किए हैं, एम्पियर लूप यानी ABCD की कल्पना करते हैं। तो इसको आपको लिखना है कि हम एक एम्पियर लूप या माना एक एम्पियर लूप आयताकार लूप ABCD की कल्पना करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों परिनालिका के अंदर किसी बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र B का मान निकालना है। तो इसके लिए हमने आयताकार एम्पियर लूप ABCD की कल्पना कर दी। तब बच्चों आप लोगों को पता है कि एम्पियर ने क्या कहा था कि बंद लूप में जितना भी चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका रेखीय समाकलन, उसमें प्रवाहित धारा का μ0 गुना होता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन निकालना है। तो चुंबकीय क्षेत्र आपका B है, उसका यदि पूरे बंद परिपथ के लिए बात करते हैं तो ये बंद परिपथ का पहचान हो गया। B आपका चुंबकीय क्षेत्र है, रेखीय समाकलन के लिए DL लंबाई हमने ले लिया बच्चों, ये एक अल्पांश है ना। ये DL आपका क्या होता है बच्चों, ये एक अल्पांश है, जैसे AB की लंबाई है ना, आपका BC की लंबाई है, AD की लंबाई है, DL लंबाई का अल्पांश है हमारा, ठीक है। जैसे ABCD की 4 भुजा है तो हम मान के चलते हैं इसकी लंबाई DL है, तो रेखीय समाकलन कर रहे हैं। तो ये 4 भागों में हो जाएगा। एक भाग कैसे देखिएगा, 4 भुजा है ना बच्चों, A से B, फिर B से C, C से D और D से A। तो सबसे पहले हम A से B तक के भाग का रेखीय समाकलन करेंगे, मतलब B डॉट DL, ठीक है बच्चों। फिर प्लस करके फिर हम बात करेंगे B से C के लिए, ठीक। तो B से C के लिए, क्योंकि 4 भागों में ना रेखीय समाकलन करेंगे भाई, ये एक आपका रेखीय समाकलन कर रहे हैं चारों भागों का, क्योंकि सब में लिमिट अलग अलग है। फिर बच्चों C से D के लिए बात करेंगे, C से D के लिए करेंगे बात, ठीक है। इन चारों का अलग अलग वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। फिर बच्चों इसके बाद हमारा हो जाएगा A से D के लिए, चाहे D से A के लिए करें चाहे A से D। तो ऊपर से यदि हम ऐसे घूम के आएंगे तो D से A आएगा, है ना। तो D से A के लिए कर देते हैं, B डॉट DL हो जाएगा, ठीक बच्चों। इसको हम एक समीकरण भी दे सकते हैं, क्योंकि हम यहां पर जब सभी का वैल्यू निकालेंगे तो फिर आपको समीकरण में मान रखना पड़ेगा। चलिए शुरू करें, फटाफट आपको बताते चलेंगे। सबसे पहले हम पहले भुजा की बात करते हैं, B डॉट DL, A से B के लिए बात करते हैं, A से B डॉट DL। अब 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि A डॉट B बराबर क्या होता है सर, A डॉट B बराबर होता है AB cos थीटा, AB cos थीटा। तो हमको क्या करना है, B डॉट D का करना है B DL cos 0 डिग्री। अब ये cos 0 क्यों कर दिया आपने सर, क्योंकि AB जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, सिंपल है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि जो AB भुजा है, A से B के लिए कर रहे हैं, AB जो भुजा है, ठीक है, AB के जो अनुदिश है वो चुंबकीय क्षेत्र और इसका जो अल्पांश है DL,
एक दूसरे के समांतर है, एक दूसरे के समांतर है। ये पहले भी बता चुका हूं, समांतर है बच्चों, इसलिए यहां पर इसका मान आ जाएगा 0। पहला कंडीशन निकल कर आ गया। अब हम दूसरा कंडीशन निकालेंगे बी से सी तक, बी से सी तक बी डॉट डीएल बता सकते हो। अब आप बी से सी के लिए 90 डिग्री हमने बताया है कि चुंबकीय क्षेत्र के साथ 90 डिग्री कोण बना रहा है बच्चों। तो यहां पे आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई यहां पे आपका आएगा, यहां पे आ जाएगा बच्चों बी से सी आएगा, बी से सी ही आएगा, लेकिन आपका आ जाएगा बी डी एल कॉस 90। और कॉस 90 जब भी बात करेंगे तो वो 0 आ जाएगा, क्योंकि कास 90 का मान शून्य होता है। इसमें आगे बढ़ने की जरूरत है नहीं, कास 90 का मान शून्य होता है। अब यहां पे कारण लिखोगे तो आप लिख देना चूंकि, चूंकि यहां पर आप लिख देना बच्चों कि बीसी के अनुदिश, बीसी के अनुदिश, चलो भैया, बीसी के अनुदिश जो बी है और डीएल है एक दूसरे के लंबवत है, एक दूसरे के लंबवत है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है कि भाई एक हमने कहा समांतर है 0 डिग्री और ये लंबवत है तो 90 डिग्री। इसी प्रकार बच्चों हम बात करेंगे जो आपका तीसरा भुजा है सी से डी के लिए बात करेंगे। ठीक है, तो तीसरा जो हमारा कंडीशन है कि भाई सी से डी के लिए बी डॉट डीएल, इसका मान जो है शून्य होगा। क्यों? क्योंकि ये जो परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका के बाहर, परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होता है। जब यहां का चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा तो बाहर शून्य ही हो जाएगा। अंत में बच्चों तथा एक और भाग हमारा बचा है डी से ए के लिए v डॉट डीएल, इसका मान जो आ जाएगा बच्चों v डीएल कॉस 0 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 का मान कितना हो जाएगा? कॉस 90 का मान 0 हो जाएगा। ये आपका हो गया, ठीक है, 0, क्योंकि ये भी और ये दोनों परस्पर लंबवत है बच्चों, तो इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं है। अब हम इन सभी का मान समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर समीकरण 1 कितना कहता है कि भाई चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, पहला कंडीशन जो था मतलब ए से बी का मान कितना आया था बच्चों? ए से बी का मान, ए से बी का मान आया था cos 0, तो यहाँ पे पूरा हमने लगाया ही नहीं है, तो इसका आप लिख लेना, ये आ जाएगा बी डी एल। cos 0 का मान 1 होता है ना, cos 0 का मान 1 होता है, तो इसका मान आएगा बच्चों बी डी एल, इसका मान आया है केवल बी डी एल। ठीक है, v इंटू डी एल, यहां पर हम लिख सकते हैं v डी एल। ठीक है, प्लस में बच्चों इसका भी आगे हम वैल्यू करेंगे, इसका मान हमारा 0 आया, इसका भी 0, इसको भी 0, मतलब पूरे का पूरा 0 आ गया है। ठीक है, पूरा का पूरा 0 आ गया है। तो अब यहां पर आपको थोड़ा सा b बाहर लेना है, dl हमारा लंबाई है, अल्पांश की लंबाई है a से b की, तो हम मान के चलते हैं कि जो है ये आपकी भुजा की लंबाई x है। यहां पर आप लिख लेना बच्चों, क्योंकि AB की लंबाई है ना, भुजा की लंबाई है, भुजा की लंबाई AB बराबर x भुजा की लंबाई है, मतलब ये आपका DL के बराबर ही हो जाएगा। AB जो है वो DL के बराबर है, x भुजा की जो है लंबाई है बच्चों। तो ये आ चुका है आपका यहां तक। ठीक, अब यहां से हम लगाएंगे एम्पियर का परिपथीय नियम। यहां तक क्लियर है ना? हालांकि ये चीज यहीं पे कर देना चाहिए था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, हम चारों कंडीशन लगाकर यहां पे भी कर सकते हैं। अब हमको लगाना है एम्पियर के परिपथीय नियम से। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहता है? एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर का परिपथीय नियम यह कहता है कि जो भी चुंबकीय क्षेत्र है उसका रेखीय समाकलन उस क्षेत्रफल में जितना भी धारा बह रहा है उसका म्यू नॉट गुना होता है। मतलब ABCD आयत
से घिरी हुई कुल धारा। ठीक है, मतलब जो हमारे पास आया था ABCD, इसमें कुल कितना धारा बह रहा है, तो इसमें कुल कितना धारा बहेगा बताओ। तो ये म्यू नॉट का तो म्यू नॉट होगा। अब यहां से डायग्राम से समझ में आएगा, ये डायग्राम से कुल कितना धारा बहेगा। भाई ABCD में से कुल कितना धारा बहेगा, तो हमने कहा कि इसकी जो लंबाई है x है और एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है, तो टोटल यहां से यहां तक में फेरों की संख्या nx है। अब यदि धारा I बहेगी तो टोटल फेरों में मतलब nxi धारा बहेगी बच्चों। तो इसका जो मान आएगा वो आएगा nxi। ठीक है, ये आपका हो जाएगा B.dl। अब यहां पे आपको थोड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि हमने कहा कि प्रत्येक फेरे में, यहां पर हम लिख भी सकते हैं कि प्रत्येक फेरे में, चूंकि प्रत्येक फेरे में आई धारा बहती है, आई धारा प्रवाहित हो रही है। प्रत्येक फेरे में कितना धारा, आई धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, और लूप ABCD में कुल कितने फेरे होंगे बच्चों। लूप ABCD में कुल फेरे nx है, इसलिए कुल धारा कितना हो जाएगा, कुल धारा nx फेरे में जितना धारा प्रवाहित करेंगे उसका मल्टीपल हो जाएगा। फिर से समझना, स्टार्टिंग में इसलिए बता दिया गया कि एकांक लंबाई में n फेरे हैं। यहां पे समझा रहा था ना कि एकांक लंबाई पे n फेरे हैं, इसकी लंबाई हमने कहा x है, तो टोटल फेरे कितने हो गए nx। एक फेरे में आई धारा, तो टोटल nxi धारा बह रहा है। ठीक है बच्चों, ये चीज हो गया। इसको आप समीकरण 2 दे देते और इसको आप समीकरण 3 दे देते और समीकरण 2 और 3 की तुलना कर दो। समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 और 3 से बच्चों आपका क्या हो जाएगा, वो bx है, तो ये हो जाएगा b.x हो जाएगा इक्वल म्यू नॉट nxi हो जाएगा। x से x काट दो तो आपके पास बचा b इक्वल म्यू ni। ठीक बच्चों, यही आ गया परिनालिका के अक्ष पर, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो अतः लिखना, यही धारावाही परिनालिका के अंदर किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक है। तो लास्ट में आप इस पॉइंट को लिख लेना कि यही धारावाही परिनालिका के अंदर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक है। थोड़ा सा लंबा था, लेकिन एक एक पॉइंट करके मैंने आपको समझाया है कि कहाँ कैसा क्या मान के चलना है। जो जो भी जरूरत पड़ा बच्चों मैं बताते चला हूँ। स्टेप बाय स्टेप आपको करना है, 2 पेज का कहानी है, लेकिन थोड़ा सा यदि आपको मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा भी यदि आप मेहनत कर लेंगे तो आसानी से बन जाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें, और यदि अभी तक आपने नोट्स नहीं लिया है तो कॉन्टैक्ट नंबर आप नोट कर लो, 9685299149, 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है, व्हाट्सअप करके आप जानकारी ले सकते हैं। एक छोटा सा अमाउंट लगता है, लेकिन प्रॉपर रूप से ऑल चैप्टर नोट्स दिए जाते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।